जैसे भारत पाकिस्तान संघर्ष में सीज फायर कराने के ट्रंप के झूठ को मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका की शर्तों पर ट्रेड डील करने से साफ मना कर दिया। ट्रंप को शांति का मसीहा नहीं माना, जैसा कि मुनीर ने किया। भारत रूस संबंधों पर भी मोदी ने ट्रंप की एक नहीं सुनी और रूस से तेल खरीदने पर भी टका सा जवाब ट्रंप को दे दिया। सच ये है कि इन वजहों में से कुछ कॉमन वजहें विपक्ष और इसके नेता ने चुनकर अपनी सियासत के लिए रख ली हैं, जो हर प्लेटफॉर्म से वो बांटते रहते हैं। ट्रंप ने 30-32 बार बोला है कि मैंने सीज फायर किया है, राइट। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से यह सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? कंट्रोल किसके हाथ में है? बात समझिए। वैसे कंट्रोल वाले सवाल पर बीजेपी इन तस्वीरों को दिखाकर कांग्रेस से भी सवाल पूछती रही है। वो कहती है कि कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल का एक्सपीरियंस ज्यादा है, लिहाजा हर बात में वो कंट्रोल खींच ही लाती है। लेकिन बात आरोप प्रत्यारोप से आगे की है और गंभीर है कि आखिर क्या वजह है कि ट्रंप भारत के साथ ट्रेड को लेकर तरह तरह के दिलजले बयान फेंक रहे हैं। भारत अचानक से ट्रंप को इतना क्यों खटकने लगा है कि ट्रंप उसके दुश्मन और आतंक नीति चलाने वाले पाकिस्तान तक से हाथ मिला लेने के लिए बेकरार है? इसके पीछे है भारत और अमेरिका की जीडीपी ग्रोथ में तेजी से बढ़ता अंतर। पिछले 5 सालों में भारत की जीडीपी में 70% का उछाल आया, जबकि अमेरिका की इकोनॉमी में सिर्फ 13% का। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट की बात करें तो 50% की बढ़ोतरी भारत में हुई, यानी हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया, जबकि अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ रेट 15% गिर गई। As you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. क्या मोदी के खिलाफ कई फ्रंट खोले जा रहे हैं, बाहर और भीतर? दबाव की राजनीति का मकसद क्या दूरगामी है? तेज रफ्तार भारतीय अर्थव्यवस्था को हर हाल में पटरी से उतार देने का, फिर चाहे वो पाकिस्तान के साथ युद्ध को आगे न बढ़ाने को लेकर मोदी को कोसना हो या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताने के ट्रंप के बयान का समर्थन हो। सारे के सारे चैप्टर इशारा तो यही कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि भीतर और बाहर के ऐसे प्रयासों से किसका नुकसान हो? जाहिर है भारत का। भारत जब दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, तब से ही इंडियन इकोनॉमी की यह रफ्तार बहुत से लोगों के चिढ़ की वजह बनी हुई। आईएमएफ तक कह चुका है कि वैश्विक मंदी के दौर में भारत दुनिया की सबसे तेज रफ्तार वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और सिर्फ आईएमएफ ही क्यों, दुनिया की जितनी भी टॉप इकोनॉमीज हैं या इकोनॉमिक एजेंसीज हैं, ये बात कह चुकी हैं कि भाई भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब क्या करें कि राहुल गांधी को इन एजेंसियों के बजाय उस व्यक्ति की बातों पर भरोसा हो जाए जो अगले पल क्या करेगा वो खुद नहीं बता सकता। रही बात टैरिफ के जोर पर भारत को झुकाने की, तो वो होने से रहा। ये जेस्चर पीएम मोदी ने कई मंचों से दिखा दिया है। एक बात तो मैंने आपसे पहले ही कही थी कि चाहे ट्रंप हो या मोदी, दोनों राष्ट्रवादी लाइन पर चलने वाले हैं और यही लाइन एक बड़ा गतिरोध भी बन जाती है कई बार। और ट्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच सहमति इसी वजह से अटकी हुई है। ट्रंप को लग रहा था कि वो टैरिफ लगाएंगे, धमकाएंगे तो मोदी मान जाएंगे, लेकिन लगता है ट्रंप अपनी ही बात भूल गए, क्योंकि ट्रंप खुद कहते रहे कि मोदी इज अ टफ नेगोशिएटर। President, you spoke about Prime Minister Modi. इसी सूत्र पर भारत ने बड़े पैमाने पर दुनिया भर के कई देशों के साथ ट्रेड डील की है। इसमें यूनाइटेड किंगडम, श्रीलंका, भूटान, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, आसियान, यूरोपीय यूनियन,
ओमान, पेरू, यूरोपियन ब्लॉक, इजराइल और कनाडा शामिल है। खास बात यह है कि इन सारे देशों से हुई ट्रेड डील्स में कहीं भी बात यह नहीं है कि हम जूनियर पार्टनर हैं या सीनियर पार्टनर हैं, क्योंकि भेद वाली ये ट्रंप की लाइन है, हमारी नहीं। भारत और मोदी समानता की बात करते हैं, किसी को छोटा या बड़ा बताने या मानने की नहीं। इधर ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ की घोषणा की। इस पर चर्चाएं हो रही थी कि इस बीच एक और खबर आ गई, ये कि भारत ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स की खरीदी से जुड़ी एक डील को ठंडे बस्ते में डाल दिया। ट्रंप इसलिए भी बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि भारत के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा करीब 44 अरब डॉलर का है। 85.5 अरब डॉलर का निर्यात भारत अमेरिका को करता है, जबकि अमेरिका से भारत का कुल आयात 41.4 अरब डॉलर का है। ट्रंप इसी अंतर को पाटना चाहते हैं। भारत अमेरिका को कई चीजें निर्यात करता है, स्टोन, मेटल से लेकर जेनरिक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक्स सब शामिल है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ है जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है। देखिए, ट्रंप के टैरिफ बम से भारतीय निर्यात पर असर तो पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि इसका ज्यादा बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि भारत का डोमेस्टिक मार्केट यानी घरेलू बाजार इतना बड़ा है कि टैरिफ बढ़ोतरी उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अमेरिका को भारत का निर्यात हमारी कुल जीडीपी का महज 4% है। बराबरी और ट्रंप की धौंस को दरकिनार कर मोदी ने एक संकेत दुनिया को दे दिया है कि अमेरिका का विकल्प खोजा जा सकता है। अपना राष्ट्रहित छोड़कर सिर्फ अमेरिका के हितों को ध्यान में रखकर फैसले कतई नहीं लिए जाएंगे। वैसे भी मोदी नए ग्लोबल ऑर्डर की बात कहते रहे हैं। आज ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा, दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। स्थिरता तभी होगी जब परस्पर हितों वाला ट्रेड होगा, एक पक्षीय नहीं। मोदी नीति यही है, सब चले और सब बढ़े। सुपर पावर या थर्ड वर्ल्ड जैसा भेद मोदी का भारत मानने को तैयार नहीं। अमेरिका या ट्रंप के फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के लिए इस देश में सड़कें टिकती नहीं है, गड्ढे पड़ जाते हैं, पुल टिकते नहीं है, कभी भी गिर जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा टिकी रहती है वो है करप्शन। सिस्टम में करप्शन का ऐसा कीड़ा लगा है कि आए दिन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के काले धन का खजाना निकल ही आता है। जो नौकरी तो मामूली सी कर रहे होते हैं, सैलरी हजारों की होती है, लेकिन भाई साहब नोटों की ऐसी गड्डियां निकल आती हैं, आप देखिए आंखें फटी रह जाएंगी बॉस। कलाकुप्पा निंदागुड़ी, पूर्व क्लर्क, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, सैलरी 15,000 रुपए महीना। इस बंदे की सैलरी और शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि ये बंदा करोड़ों के काले धन का कुबेर है। इस क्लर्क की सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन कर्नाटक के लोकायुक्त ने जब उसके घर पर रेड की तो रेड में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई। छापे में पता चला कि इस पूर्व क्लर्क के पास 24 घर हैं, 4 प्लॉट्स हैं, 40 एकड़ खेत, 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। लोकायुक्त की टीम भी इतना काला धन देखकर हैरान रह गई। आखिर एक पूर्व क्लर्क ने इतनी काली कमाई कैसे कर ली? काले धन का ये कुबेर पहले दिहाड़ी का काम करता था। उसे KRITL में 15,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इस क्लर्क ने एक पूर्व इंजीनियर के साथ मिलकर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया। दोनों ने 96 अधूरे प्रोजेक्ट्स के फर्जी कागजात बनाकर सरकारी पैसे की लूट मचाई।
कर्नाटक का क्लर्क काले धन का कुबेर बन गया, लेकिन ये इकलौता नहीं है जो काले धन के खजाने का मालिक बना। अभी 26 जुलाई को ही ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट पर जब एक फ्लैट पर रेड की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखिए कैसे एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें पुराने नोटों की भी गड्डियां हैं और नए करारे नोटों की भी। कई गड्डियों पर तो बैंक का स्टैंप तक लगा हुआ है। 500-500 के नोटों के साथ साथ 100 के और 200 के नोटों की गड्डियां भी हैं। ये देखिए, विजिलेंस टीम को रेड के दौरान सोने के बिस्किट भी मिले, 10-10 ग्राम सोने के सिक्के मिले और सोने के कंगन भी। ओडिशा विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़ गए। देखिए, पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई है। अभी तो और देखिए, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी है और जब इसे खोला गया तो इसमें भी कैश भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये किसी बड़े ज्वेलर या बड़े बिजनेसमैन के ठिकानों पर की गई रेड में इतना काला धन मिला है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप एक तस्वीर देखिए जिसमें करोड़ों के काले धन का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। पीछे दीवार पर सीलन आई हुई है। इसकी हालत देखकर कहीं से यह लग रहा है कि ये काले धन का कुबेर हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ये करता हो। वैसे ये बात सही भी है, करता तो ये नौकरी ही है, लेकिन सरकारी नौकरी। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डेप्यूटी रेंजर रामचंद्र नेपाक था, जिसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी की शुरुआत की। आरोपी